बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी जमानतों की मनसूखी से, जहां पर वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, सीनियर रहनुमा असद उमर, असद कैसर की दरखास्त जमानत जो है वो खारिज हो गई और फिर उनको अदालत से जो है वो भागना पड़ा। चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी हो गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि गैर कानूनी तकर्रियों का केस है। चौधरी परवेज इलाही साहब की जमानत मंजूर हुई, लेकिन उसके बाद फिर उनके ऊपर एक और मुकदमा जो है वो FIA की जानिब से दर्ज कर लिया गया। FIA की जानिब से मुकदमे में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम जो हैं वो आयद किए गए हैं। IMF के हवाले से भी हमें बात करनी है, क्योंकि डील जो है वो हमारी हो ही नहीं रही है। अभी भी ये मामला जो है वो तवालत का शिकार है। ताहाल डेडलॉक बरकरार है। 10 दिन बाकी रह गए हैं पाकिस्तान के लिए IMF का कर्ज प्रोग्राम खत्म होने में। किस तरीके से जो है चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो तो खतरनाक चीज़ों की तरफ इशारा कह रही है रिपोर्ट जी, कि कर्ज प्रोग्राम ना मिला तो डिफॉल्ट के खतरात बढ़ जाएंगे। नए माली साल पाकिस्तान के लिए मजीद मुआशी मुश्किलात जो हैं वो भी पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा बात होगी जी आज PCB के दंगल के हवाले से। दंगल PCB का है, लेकिन मदे मुकाबला जो लोग हैं वो हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। और इस सारी सूरत हाल में हमने देखा है कि नजम सेठी साहब जो हैं वो दौर से बाहर हो गए हैं। चेयरमैन PCB की तैनाती के और ज़का अशरफ साबिन हो गए हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब, ये क्या मनाजिर जो हैं हमें देखने को मिले हैं? आज अदालत के बाहर ज़मानत मनसूख हुई और उसके बाद फिर दौड़ें लग गई। क्या वो थोड़ा सा ज़रा पीछे चले गए थे? टाइम याद आ गया कि अगर नहीं भागे यहाँ से, क्योंकि फवाद चौधरी साहब को बहुत तनकीद करते हैं ना कि और तो किसी ने वो मनाजिर नहीं दिखाए, लेकिन आज फिर वो देख लिए और भी जो कुछ लोग थे PTI के, उनके के किस तरह अदालत से जो है वो दौड़े लगी। देखिए, 9 मई के बाद से मेरे ख्याल से अब चूँकि मौजूद सुखन जो है वो सारा PTI फोकस्ड है, इसलिए अब हर एक चीज़ मॉनिटर हो रही है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। तो आज ये जो दौड़ लगाने की आपने बात की है, ये एक वजाहत यहाँ ज़रूरी है कि ये मुकदमा 9 मई का नहीं है। अच्छा, ये 25 मई को ये जो जुलूस लेके आए थे पिछले साल, ये उसका है जो संगजानी में इन्होंने वहाँ पर वायलेंस की थी। उसके मुकदमे में ये तीनों नामजद थे। उस वक्त भी इन्होंने यही घिराओ जलाओ, लूट लो, तबाह कर दो, कब्जा कर लो इस्लामाबाद पे, इस तरह की नाराबाजी की हुई थी, जो रिकॉर्ड के ऊपर है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और अदालत ने इतने पुराने मुकदमे में अगर ज़मानतें मनसूख की हैं तो यकीनी तौर के ऊपर उनके सामने कुछ ना कुछ सबूत या कुछ ना कुछ एविडेंस जो है वो मौजूद होगा। इन तीनों के बारे में एक बात जो है कहना ज़रूरी है कि ये सबसे ज़्यादा आगे थे उस नाराज़नी में कि हमारी रेड लाइन है, उसको किसी ने अगर हाथ लगाया तो तबाही आ जाएगी, खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लोगों को उकसाने का काम इन तीनों माउथ पीसेस ने बड़ा रज के किया था। और हाल हमने आज देख लिया, जिसका मंजर आपने अभी नाज़रीन को बताया है। तो एक तो ये है कि इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। असद उमर साहब तो पार्टी छोड़ गए थे, इसीलिए इसी एंटिसिपेशन में कि शायद उनके ऊपर अब ऑन स्लॉट आएगा, उनके ऊपर हाथ पड़ेगा, लेकिन वो पार्टी छोड़ने के बावजूद भी उनकी जान बचती दिखाई नहीं दे रही। उसका नतीजा आज आपने देख लिया कि उनकी ज़मानत भी जो है वो कैंसिल हो गई है। हम अगर फोकस कर लें आज सिर्फ कि हम असद उमर की बात करते हैं कि असद उमर साहब जो हैं ये कौन थे, क्या बन गए, क्या इनको खान साहब ने बढ़ाया। ये अपने आप को मानते भी थे और लोग कहते भी थे कि ही इज़ एन इकोनॉमिक एरिस्टोटल ऑफ PTI। जो आगाज़ के नारे थे, ख़ास तौर से जो इलेक्शन कैंपेन के बीच में बड़े बड़े नारे लगाए, मिसाल के तौर पर खान साहब ने कहा कि 200 माहिरीन का एक ग्रुप तैयार बैठा हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को 90 दिन में ट्रैक पर डालने के लिए। याद है ना आपको? बिल्कुल, असद उमर के ऊपर काफ़ी तकिया था, वही लीड कर रहे थे 200 लोगों को। और उस वक्त कहा था उन्होंने, ये बैठा है मेरा वज़ीर ख़जाना। तो इतना मान भी था उनको इनके ऊपर और इतना उन्होंने कॉन्फिडेंस भी दिया उसको। फिर हमने देखा कि 1 साल से कम अरसा तक वो वज़ीर ख़जाना रहे और फिर खान साहब ने रियलाइज़ कर लिया कि ये इनके बस की बात नहीं है। लिहाजा उनके बाद हफीज़ शेख आए, फिर उनके बाद उनसे भी नहीं चला, फिर शौकत तरीन साहब आए वगैरह वगैरह, बहुत लंबी दास्तान है। लेकिन असद उमर साहब के हवाले से 2-3 बातें मैं करके फिर उनका एक इंटरव्यू है अभी हाल ही में, उसके हवाले से भी कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। असद उमर साहब किसी से पीछे नहीं थे नाराज़नी में, ना किसी से पीछे थे इस किस्म के उकसाने में कि आप स्टेट के ऊपर चढ़ दौड़े। जो 2 दफ़ा चढ़ाई हुई 25 मई को और उसके बाद 26 नवंबर को, उन दोनों में ये सुर्खेल थे।
सही, बिल्कुल साथ थे। आज वो कह रहे हैं मुंह बना बना के कि मैं तो कभी इस स्ट्रेटजी के साथ था ही नहीं। उसके ऊपर बात करते हैं अभी जब इंटरव्यू की बात आएगी तो। सही, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये चूंकि बहुत करीबी थे इसलिए इनको हमने आज फोकस किया है। बाकी लोगों का थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लेते हैं हम। आप बताइए मुझे वो कितना शेख रशीद साहब, तो बिल्कुल ही वो जो गायब है। एक पार्टी के एक रुकने पार्लियामेंट की पार्टी थी, वो कहाँ हैं? उनके आपने बयानात सुने हुए हैं? पहले वो मिले थे जनाब उनके साथ अपने मौलाना ताहिरुल कादरी साहब के साथ, और उन्होंने कहा था शहीद कर दो, जो आए उसको जला दो, उसको आग लगा दो। याद है ना आपको वो तकरीर लाहौर की जो थी उनकी? फिर उसके बाद ही वॉज मोर लॉयल देन द किंग। वो जिस जिस किस्म की बातें करते थे, खून की नदियां बहता देख रहा हूं मैं, खून ही खून होगा, वो आज हैं कहाँ? मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, वेयर इज ही, वेयर इज ही हाइडिंग? उनकी प्रेडिक्शंस काफी मशहूर थी ना कि वो देख लेते थे कि एक कभी आज तक पूरी नहीं हुई। प्रेडिक्शनें मशहूर जरूर होती थी उनकी, लेकिन पूरी कभी नहीं हुई। वो अपने आप को GHQ का नुमाइंदा कहते थे। GHQ ने जिस बुरी तरह से उसे डिसोन किया है, उसकी भी कोई और मिसाल नहीं मिलती। सही, चलिए यहाँ आगे आ जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने तो 9 मई वाले दिन कहा था बाहर निकले, आ गया वो वक्त, जिसके नतीजे में 9 मई हुआ है जहां जहां भी हुआ है। इसी तरह से असद कैसर साहब, इनमें से एक सिर्फ करीब के लोगों में से ढंग का आदमी था जिसका नाम है परवेज खटक, जो ना सिर्फ इस किस्म की जो हुल्लड़बाजी की पॉलिसी थी उसका हिस्सा थे, ना उन्होंने कभी अपने अरकान को KPK में उकसाया, ना वो कहीं सर्विस पर आपको नजर आए, इसलिए कि वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनको पता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। सही, ठीक है जी। बेपनाह नाम लिए जा सकते हैं, पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा उसी के ऊपर। वेयर इज फयाजुल हसन चौहान? वो तो खैर फिर ये जो सारे लोग पाकिस्तान ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बैठे हैं, कौन है ये सारे कॉमरेड्स थे ना, जो सुबह से शाम तक ऐसी ऐसी नाराबाजी करते थे कि लगता था जाने कुर्बान कर देंगे अपनी। हर्फ भी आया, कोई रुख नहीं करता यार ज़मान पार्क का। सही है। क्या ये दर्दनाक कहानी नहीं है? अब आ जाइए जनाब इनके इंटरव्यू पर जिसका मैंने वादा किया था आपसे। चेयरमैन PTI समेत जो दीगर रहनुमा उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारियाँ आज, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं जब उनको रिलीफ मिलता है, तो आज जो नहीं मिला उस पर भी बात कर लेते हैं ना। देखिए मैं ये कहना अवॉइड करना गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि खान साहब तो बार बार प्रोटेक्ट करते रहते हैं। मैं आपकी बात को समझ रहा था और मैं इसको कोशिश कर रहा था कि मैं अवॉइड करूं, लेकिन आप पकड़ लेती हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अदालती रवैया जो है उसमें भी एक तब्दीली आ रही है। अच्छा। कई मिसालें मैं देना नहीं चाहता इस वक्त, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है। अच्छा। मिसाल के तौर पर आज की ज़मानतें कैंसिल होना, ये बहुत बड़ा सबूत है इसी बात का। हालांकि पुराना केस है, अभी तो 9 मई चल रहा है ना, 25 मई की बात है। एनीवे, नहीं तो इसमें गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि खान साहब प्रेडिक्ट करते रहे हैं, और फिर जब वो देखिए उन्होंने कोर्ट जाना होता है वो आखिरी तकरीर समझ के करके जाते हैं कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं। तो ये सॉरी, एक खबर तो आपके साथ यहाँ ये शेयर करनी है जो आते आते मुझे मिली है कि खान साहब ने अपनी पूरी लीगल टीम फारग कर दी है। अच्छा, और उसकी वजह? अभी आता हूँ उस पर। लीगल टीम में कौन कौन था? सबसे बड़ा नाम तो उसमें अली जफर है। अली जफर साहब ने PTI के और इमरान खान की कितनी केसेस में जान बचाई है और कितना उनका कंट्रीब्यूशन है, उनको इस तरह यकजुम्बश कलम फारग कर देने की मैं मुजम्मत करता हूँ। सही। और ये अच्छी मिसाल नहीं है। खान साहब के करीब होने के लिए अब लोग 2 बार सोचेंगे। मेरी बात रिकॉर्ड पे रखिएगा। अच्छा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि 2 अशखास हैं जिनमें से एक का नाम तो है लतीफ़ खोसा और दूसरे हैं चौधरी एतजाज आसन साहब। अच्छा। वो वैसे तो अब कहीं के भी नहीं रहे ना, इसलिए कि ना वो अपनी पार्टी के हैं। वो जिस थाली में खाते रहे उसमें छेद करते रहे हैं। सारी ज़िंदगी उन्होंने रिस्पेक्ट करवाई है पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी ने उनको रिस्पेक्ट दी है, लेकिन ऐसे ऐसे मौक़ों पर उन्होंने डिसोन किया अपनी पार्टी को कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं है। नहीं तो इन दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है? लोगों को शायद पता नहीं है, मुझे ये मालूम है कि ये भुट्टो साहब के दौर में भी सूबाई काबीना में शामिल थे और फिर इस्तीफ़ा दे के जा रुले थे असगर खान साहब की पार्टी में, तहरीक इस्तिक़लाल में। अच्छा। एक बात। दूसरी बात यह कि लतीफ़ खोसा साहब जिनको पार्टी कहाँ से कहाँ ले गई है, उन्होंने भी पार्टी के साथ एक बेटे की टिकट के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके, यानी PTI से टिकट लेने के चक्कर में उन्होंने अपनी पार्टी को डिसोन किया।
अब उनकी एक गुफ्तगू जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और कानों तक भी पहुंच रही है कि नहीं, लतीफ वो खोसा बेटे के साहब, टिकट का ही मामला था बुखारी जी साहब। जी बिल्कुल, जिस तरह का दोनों खोसा- के जिस तरह दोनों के जिस बेटों की तरह टिकट का खोसा मामला साहब ने था। स्टैंड लिया हुआ, इस तरह का स्टैंड तो पीटीआई के लोगों ने नहीं लिया। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वही अब खान साहब को मशवरा दे रहे हैं कि ये जो मर्डर केसेस है ना 2 आपके ऊपर, इसके ऊपर आपकी जान पर बड़ा अजाब आने वाला है। अच्छा, और भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने, वो मैं आज रोक नहीं रहा नहीं, हूँ। ये जो डिसॉल्व की उन्होंने अपनी लीगल कमेटी, सेंट्रल लीगल कमेटी, इसमें इन दोनों का क्या इन्हीं का, इसके अलावा और किसी का रोल है ही नहीं। अच्छा, इनके कहने पे किया। हाँ, तो अब इनको बना दिया ना उन्होंने, खोसा साहब बन गए ना। सही हो गया। ठीक है, समझ आ गई ये बात आपकी। सही। ये जो हेस्ट के फैसले हैं ना, हाँ। ये उस वक्त होते हैं जब कोई एक बड़ा लीडर जो है वो ब्रेक हो रहा हो। ये इस किस्म के अनहोने फैसले करना, ये आपकी वीकनेस की दलील है, आपकी बहादुरी की दलील नहीं है। ठीक है जी, अब आ जाइए जनाब उस इंटरव्यू की तरफ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। क्या हुआ एकदम से असद उमर साहब को ऐसे इंकशाफात कर डाले? और देखें, असद उमर साहब की पीटीआई को जो है वो एक जारी करना पड़ा पेपर कि ये असद उमर साहब ने जो बोला इंटरव्यू में उसके हवाले जी, मैं उनके खानदानी पसमंदर में तो जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अच्छा। उनके एक भाई जो है नून लीग में, जुबैर अहमद उनका नाम है, और असद उमर साहब जो हैं ये पीटीआई में थे। पीटीआई का जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़े स्टॉलवर्ड थे, लेकिन अब जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो एक तरह से मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब और उनकी पॉलिसीज को डिसोन कर रहे हैं। मतलब ये अपना मैं- दामन झाड़ रहे हैं वो उन जी, सारी ये चीज़ों मैं से। आपको वसूख से कह रहा हूं, क्योंकि ये याद रखिए कि जो असद उमर हैं ये चूंकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी थे और इमरान खान साहब के करीब 3 लोगों में इनका शुमार होता था, सही। लिहाजा वो बात जो उस वक्त कहते थे उस पर भी बड़ा लोग रिलाई करते थे, और अब जो वो बातें कर रहे हैं उस पर भी लोग सीरियसली सोच रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक तो ये कहा जी कि जो मुज़ाकरात के 2 दौर हुए थे पीडीएम की हुकूमत के साथ, उनमें पीडीएम को हम यहाँ तक ले आए थे कि वो डेट देने के लिए तैयार थे असम्बलियाँ तोड़ने की। वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब को और तमाम जो निगोशिएटर मेरे साथ थे उनको कायल करने की कोशिश की कि डेट ले लें, अगर आपने डेट ना ली तो इलेक्शन ओझल हो जाएंगे नजरों से। और वही हुआ। वही हुआ। लेकिन उसने इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि ये फैसला फिर किसने किया कि नहीं लेनी, कि नहीं हम ये वापस आ जाए यहाँ से। उन्होंने फिर इसकी वजाहत की कि कोई भी फैसला पीटीआई में बड़ा फैसला वो इमरान खान साहब की मर्जी के खिलाफ या मर्जी के बगैर नहीं होता। अच्छा। तो उन्होंने सारा मलबा जो है इमरान खान साहब पर डाल दिया है कि उस मुज़ाकरात से वापस होने का फैसला इमरान खान साहब का था। सही। ठीक है जी। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि -1 फार्मूला की बात हो रही है बहुत ज़्यादा। -1 फार्मूला उनका ख्याल ये है कि वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है खान साहब खुद माइनस हो जाए। अच्छा, वो कहें कि मैं बैक मैं पे जाता हूँ, वरना नहीं हो सकता, क्योंकि वरना वो कहते हैं -1 का मतलब है माइनस पीटीआई। यानी अगर किसी ने माइनस कर दी खान साहब को तो पीटीआई फारग हो जाएगी। व्हिच इज ट्रू। मेरे ख्याल में आप भी बिलीवर हैं हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल वो ठीक कहते पीटीआई इज हैं। ऑल अबाउट। सही। ठीक हो गया जी। हाँ। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें बाजवा साहब भी मौजूद थे, जनरल बाजवा, ये इनके सूरत हाल बदतर होने से पहले की बात, जब ये हुकूमत ख़त्म हुई है, वो कहते हैं उसमें मैंने ये कहा था कि हम इज्तिमाई तौर पर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में नाकाम हो गए। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ये बात पार्टी के टॉप इजलास में, एक अहम इजलास में बता दी थी कि हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके, लिहाजा हम नाकाम हो गए। दूसरी तरफ जनाब आ जाइए अब। अच्छा बुखारी साहब, ये जो इलेक्शन ना लड़ने वाली बात उन्होंने की है, अब वो कह रहे हैं कि मैं तो पहले डिसाइड कर चुका था। देखें, उन्होंने बहुत कंडीशनल बात की है। उन्होंने कहा है कि मैंने कई महीने पहले ये फैसला कर लिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा 2023 का। अच्छा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर हालात ऐसे हो जाए, अच्छा, या मैं समझूं कि ये जरूरी है इलेक्शन लड़ना, तो कोई ये हरफ आखिर भी नहीं है। अच्छा, लड़ भी। लेकिन ये वो बात कह रहे हैं कि हालिया जो इस वक्त हालात हैं, इसके तहत मेरा कोई इरादा नहीं है 2023 के इलेक्शन लड़ने का। अच्छा। वो ये कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई चाहती है कि मुल्क में इलेक्शंस हो, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बशमूल खान साहब और पीटीआई को 2-2 कदम पीछे हटना होगा।
सही यानी वो डिसोन कर रहे हैं इमरान खान की इस वक्त की पॉलिसी को कि अगर आप इसी पर कायम रहे तो आपको भी और पार्टी को भी नुकसान होगा। ये वो बड़े दबंग तरीके से कह और रहे एक और हम बात जो उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि वो शुरू से इख्तलाफ करते रहे हैं खान साहब के जो सियासत करने का तरीका था, या जो एक रिफ्ट थी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही नहीं बल्कि दीगर पार्टीज के साथ भी बैठने का वो जो एक था कि नहीं बैठेंगे, बात ही नहीं करेंगे। तो वो देखिए मैंने फिर आपको कहा कि इस वक्त उसने अपना सारा मलबा जो है वो खान साहब पे डाल दिया, खुद वो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आ जाए 9 मई पे। 9 मई के हवाले से वो कहते हैं कि जो भी स्ट्रेटजी, मुझे नहीं पता कि कोई स्ट्रेटजी थी, यानी वो बिल्कुल डिसोन कर रहे हैं कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ उसमें उनका कोई हिस्सा था या उनके इल्म में था। वो कहते हैं मेरे इल्म में भी नहीं है। लेकिन 9 मई के बाद जो हुआ और जो अब शवाहद सामने आ रहे हैं, वो लगता है कि वो एक कैलकुलेटेड एंड वेल प्लान्ड पॉलिसी का हिस्सा था। यहां तक भी कहा जा रहा है कि टारगेट्स तय थे कि अगर खान साहब को पकड़ा जाएगा तो कहां कहां जाके अटैक करना है। ये शवाहद सामने आ रहे हैं, ये कोर्ट के रिकॉर्ड पर भी बातें सामने आ रही हैं। देखिए वो ये कहते हैं कि मैं तो टकराव की रविश से इत्तेफाक कभी करता ही नहीं था। अगेन ही इज डिसोनिंग हिज रोल एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनीथिंग दैट हैज लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा तजाद है बुखारी साहब। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे थे जिस तरह 9 मई का सानहा हुआ तो उस तरफ हालात जा रहे हैं। तो ये उन्होंने बिल्कुल कहा है। लेकिन आपने ये बात अब जो कह रहे हैं, अब भी तो पब्लिकली कह रहे हैं ना, उस वक्त क्यों नहीं कही? उस वक्त क्यों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दी कि मैं खान साहब आपको वार्न कर रहा हूं, देखिए अगर आपने ये किया तो ये हो जाएगा। बहुत बहुत बड़ा हो जाता कद उनका, यकीनन। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि मेरे बारे में और फौज के बारे में इबहाम फैलाया जा रहा है। वो कहते हैं, अब ये बहुत यानी बारीक वारदात है, गौर से सुनिएगा इसको। वो कहते हैं फौज 4 जनरलों की नहीं होती। अच्छा। यानी वो ये कह रहे हैं कि बाजवा वगैरह की भी नहीं थी और अब जो है इनकी भी नहीं है। अच्छा। और वो कहते हैं वो 7 लाख सिपाहियों की भी नहीं है। अच्छा। वो कहते हैं फौज तो कौम की होती है। जरा फॉर्मुलेशन देखें। इसी फौज को धमकियां देते रहे हैं ये खान साहब के साथ मिलके। आपने नहीं सुनी? सही। पूरी पीटीआई की लीडरशिप अंडरमाइन करती रही है फौज को, और इस तरह अंडरमाइन किया है जो पाकिस्तान के दुश्मनों ने नहीं किया कभी। वो जनरल बाजवा साहब जिनकी तारीफ और उनकी यानी क्या कहूँ मैं, खुशामदी नहीं तो फिर अगर असद उमर साहब की बात को सही मान लिया जाए तो फिर वो जो धमकियां थी, वो टकराव था, वो कौम के साथ था, अवाम के साथ था। देखिए मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि ये बातें अब जो की जा रही हैं, ये अगर वक्त से कर देते तो शायद इनकी कोई अहमियत होती। अब वो सिर्फ अपने ऊपर से मलबा साफ कर रहे हैं। उनको इसकी फिक्र नहीं है कि इसका इमरान खान को क्या नुकसान होगा या पीटीआई को क्या नुकसान होगा। सही। वो एक ही सांस में ये भी कहते हैं कि ये सारे फैसले खान साहब के थे, दूसरी सांस में वो ये कहते हैं कि जी मैं तो पीटीआई का लॉयल था, लॉयल किसी और पार्टी की सियासत जो है वो रहूंगा नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में असद उमर साहब जरा अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे देख रहे हैं चीजें किस तरफ जो हैं वो जा रही हैं, इसलिए उन्होंने किसी पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन जो है वो भी शो नहीं की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ में। वेलकम बैक। पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ये कहीं तो गलत नहीं होगा क्योंकि मौशी तौर पर हमारे हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं। और एक IMF को मुआहदा जिसके ऊपर हम तकिया किए बैठे थे वो भी होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी वो ये कहते हैं कि IMF मुआहदे में गैर मामूली ताख़ीर जो है अब वो सामने आ रही है। बुखारी साहब, अभी तक डेडलॉक जो है वो बरकरार है, अब मज़ीद क्या फरमाइशें हैं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिस तरह कि आपने एक दफ़ा कहा था पिछले अपने कुछ प्रोग्राम्स में जब हमने इसका जिक्र किया, आपने कहा कि वो शायद जो है वो अब हीले बहाने ढूंढ रहे हैं और वो ये प्रोग्राम जो है वो अभी फ़िलहाल देना ही नहीं चाहते। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, आज भी मैं उस पर कायम हूँ जो आपने हवाला दिया जिसका मैं, और इसकी वजूहात भी मैंने बयान की थी, वो हम मुख्तसरन बयान कर देते हैं कि जब तक CPEC का मसला अमेरिका के लिए तकलीफ का बायस रहेगा, हमें कोई भी आलमी मालियाती अदारा जो है हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और IMF जो है ये क्रिमिनल डिले कर रही है, ये मुजरमाना ताख़ीर है। ये किसी मुल्क के साथ ये रवैया उन्होंने इख्तियार नहीं किया, हत्ता कि श्रीलंका जो बाकायदा डिफ़ॉल्ट किया जिसने, उसको भी दोबारा फंड की फराहमी जो है उसमें 6 हफ्ते नहीं लगे, और हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, और वो ये है कि हुकूमत जो है वो अब मुकम्मल तौर पर इस पे तकिया करके नहीं बैठी हुई है। अच्छा। बल्कि दूसरे रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। पहला हवाला तो मैं आपको दे दूं कि इसहाक डार साहब ने खुद कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और बजट स्पीच में
ये कहा है कि हम टोटली रिलाई नहीं कर रहे आईएमएफ पे, अब हाँ। हम दूसरे रास्ते तलाश कर रहे हैं। उसमें चाइना का हवाला बार बार दिया जा रहा है, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने हवाला दिया उसका। और तीसरा, हम अपने बाकी के दोस्त जो हैं सऊदी अरब है, यूएई है, उनका जिक्र भी कर रहे हैं बार बार। चाइना ने तो जेस्चर शो करने शुरू कर दिया ना। चाइना को हमने $1 बिलियन वापस किया था, वो उन्होंने फिर हमें वापस दे दिया। 1 अरब 80 करोड़ के 18 करोड़ जो है वो उन्होंने वैसे हमें दे दिया नया लोन। और बाकी भी उन्होंने, मैंने अंडरटेकिंग की बात की थी, अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, वो मौजूद है। लेकिन आज एक बात और हमें शेयर करनी है, वो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी है, जिसका आज पहला इजलास था, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे। अच्छा। उसमें उन्होंने ये एक तो फैसला किया है कि ये काउंसिल जो है ये सरमायाकारों के लिए और सरमायाकारी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को यकीनी बनाएगी। सही है। यानी वो जो रेड टेपिज्म है या वो जो ब्यूरोक्रेसी बीच में हायल हो जाती है, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो सीधा उससे रब्ता करेगा और सब कुछ जो है वो वर्कआउट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी, बहुत बड़ी रुकावट थी और बहुत बड़ा फैसला है। ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि अगर आईएमएफ हमसे सीधा नहीं होता तो फिर हम अपने दूसरे रास्ते एक्सप्लोर करेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो आईएमएफ है, वो मैंने आपसे कहा कि चूंकि उसकी अपनी जाती राय कोई नहीं होती, वो अमेरिका बहादुर की आंखों के इशारों पर चलता है। और सी पैक के बारे में चूंकि हमने फैसला कर लिया है कि हमने चाइना को बिट्रे नहीं करना है, हमने चाइना के साथ खड़े होना है, इसलिए अमेरिका हमारी गर्दन मरोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बाहर वो आराम से पीछे बैठा हुआ है, लेकिन आईएमएफ के जरिए, जो कि हमारी इस वक्त एक तरह से लाइफलाइन थी, सही, उसको देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे बहाने हो रहे हैं जो इससे पहले कभी सुने नहीं गए हैं। यानी हमें उन्होंने कहा कि आप हमें जमानत लेके दें कि जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो बाद में आपको कर्जा देंगे। कभी सुना आपने ये? हमने वो जमानतें भी दे दी, सही। इसके बावजूद वो मुतमईन नहीं है। और मेरे ख्याल में चाइना को चूंकि ऑब्वियसली सी पैक में शराकत है, फिर अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी पाकिस्तान को लेकर के है, सी पैक की वजह से दबाव है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग चाइना से बेहतर किसको हो सकती है? देखिए, मैं आपको चाइना जो है वो खड़ा है साथ, चाइना मुकम्मल तौर पर हमारे साथ खड़ा हुआ है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब हमारे लिए पॉसिबल रह गया है कि हम अपने सारे अंडे चाइना की टोकरी से उठा के अमेरिका की टोकरी में दोबारा डाल दें। ये फेटल गलती होगी, ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगी। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हमें अपने दूसरे ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। और हमें जो सबसे बड़ी यानी मुझे खुशी है वो ये है कि हम भी ईरान की तरह से अब शायद खुद इन्हिसारी और अल्टरनेट ऑप्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी मुश्किलात जो हैं उसका आपने तज़किरा किया था, वो ये है कि जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि जी जून के आखिर तक पाकिस्तान को मजीद 90 करोड़ डॉलर वापस करने हैं। जुलाई तक दिसंबर पाकिस्तान को $4 अरब वापस करने हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से नीचे आए तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। ये मैं वार्निंगें तो मिल रही हैं, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से समझता हूँ, मैं खुद बिलीव करता हूँ इस पर कि पाकिस्तान की हुकूमत इसाक डार साहब और प्राइम मिनिस्टर आराम से नहीं बैठे हुए हैं। होता ना एक कि आप किसी पर एक तकिया करके बैठ जाएं, फिर जो भी तबाही आएगी आप उसको बर्दाश्त कर लें, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से अवेयरनेस है इस मामले में। हमें कोई इबाम नहीं है कि आईएमएफ ने सदा हमारा साथ नहीं देना। सही। अगर हो जाए तो बेहतर है, अगर ना भी हो तो इसाक डार साहब ने जो कहा, मुझे उसके ऊपर क्यों यकीन है, इसलिए कि जो रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं वो सब हमें पॉजिटिव सिम्त दिखा रहे हैं। और वैसे भी इन द लॉन्ग रन आपको लगता है बुखारी साहब कि अगर छूट ही जाए आईएमएफ से जान, तो ये जो दूसरी चीजें हैं, आईएमएफ इज ए कर्स, ये कोई खूबी नहीं है का जो रास्ता है उससे बेहतर क्या रास्ता हो सकता है? वैसे तो अमेरिका जैसा मुल्क भी आईएमएफ से है, वो एक अलग बात है, लेकिन इससे अगर हमें निजात मिल जाए तो उससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कि बिल्कुल ऐसे ही है कि एक हाथ से वो डाल रहे होते हैं, दूसरे हाथ से नीचे से निकाल रहे होते हैं। ट्रू। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब पीसीबी में कुछ मामला चल रहे हैं, कौन कौन मद्दे मुकाबले बात होगी, इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पीसीबी का दंगल है और मद्दे मुकाबिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो हम बात कल भी कर रहे थे कि अब इलेक्शन करीब आने वाला है, कोई ना कोई बात निकलेगी, कोई ना कोई मसला जो है वो होगा और इन दोनों के माबैन जो है वो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। अब फजूल के मसले भी जो है वो उठना जो है वो शुरू हो जाएंगे। हालांकि शायद ये एक ऐसी बात थी जिसमें इत्तेफाक राय जो है वो हो सकता था, लेकिन दोनों जानिब से अपने अपने जो है वो नाम है
और उसके ऊपर फिर इख्तलाफ जो है वो भी सामने आया है। बुखारी साहब, अब क्या समझा जाए? मुस्लिम लीग नून की तरफ से नजम सेठी साहब जो हैं वो अब उस दौर से बाहर हैं, अब ज़का अशरफ साहब ही चेयरमैन पीसीबी होंगे, और ये जो असल मसला तो मेरे ख्याल में इस रिफ्ट का है ना, जो कि अब हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। देखिए, मेरे ख्याल से पहले हम अपने नाज़रीन के लिए सही सूरत हाल उनके सामने वाजे कर दें। सूरत हाल ये है कि पीसीबी जो है ये बैनुल सूबाई राब्ता की जो वजारत है उसके तहत है, सही, और उसका वजीर कोटे के मुताबिक पीपल्स पार्टी से है। तो असूली तौर पे तो ये मामला पीपल्स पार्टी ने तय करना है। सही, ठीक हो गया। पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि हम ज़का अशरफ को अपना नॉमिनेट करेंगे बंदा। प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार तो उसको कुछ भी हासिल है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को बराह रास्त अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी। द मैटर शुड बी लेफ्ट टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, जिस तरह बाकी मामलों में होता है। मिसाल के तौर पे वज़ारत ख़जाना के फैसले बेसिकली तो लो लेवल के ऊपर तो सारे वज़ीर ख़जाना करता है ना, हर चीज़ के लिए पूछने थोड़ी जाते हैं प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन नहीं हुआ। दूसरी बात, इसलिए भी स्टांस ले लिया पीपल्स पार्टी ने कि जो सेठी साहब है उन्होंने कोशिश काफ़ी की। वो लंदन गए, वहाँ जाके नवाज शरीफ साहब से मिले, एक दफ़ा नहीं 2 मरतबा मिले। अच्छा, ठीक है। तो एहतमाल ये था कि जिस तरह अगर आपको याद हो पहले ज़का अशरफ साहब थे ना, वो 2 दफ़ा रह चुके हैं। हाँ, आखिरी दफ़ा उन्हें भी इसी तरह हटाया गया था, चेंज ऑफ रिजीम हुई। फिर रमीज राजा आ गए, उनको भी हटाया गया इसलिए कि चेंज ऑफ रिजीम हो गई। तो ये तो होता है ना, पीसीबी तो हमेशा ठीक है। सियासत तो एक बात तो ये है कि ये इख्तियार कह लीजिए या स्वाबदीद कह लीजिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है उसकी है। अब होगा क्या? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है एज ए स्मॉल टाइम प्लेयर या क्रिकेट लवर कि मसलन रमीज राजा ने बड़े काम किए हैं। अच्छा, मतलब कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता उसको, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी की। सही, सेठी साहब का सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि उन्होंने ये पाकिस्तान जो लीग है ये शुरू करवाई। ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। ज़का अशरफ साहब भी मतलब है क्रिकेट के हवाले से नाबल्द नहीं है, क्रिकेट का बहुत कुछ जानते हैं। तो मेरा ख्याल से कि इस गेम ऑफ क्रिकेट को बचाने के लिए एक तो सियासत का इसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए। जिस किसी गेम में भी, जिस किसी मुल्क में भी सियासत आई है उस खेल का कबाड़ा हो गया। सही, आपको मैं कई मिसालें दे सकता हूँ इसको। सियासत आई, वेस्ट इंडीज की टीम जो टेरर होती थी पूरी दुनिया के लिए, आप देखें उसका क्या असर हुआ। इसी तरह से इंडिया की टीम तो 2 दफ़ा तोड़ फोड़ का शिकार होने के बाद रिवाइव हुई। हमारे साथ भी यही हुआ, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। सियासत को खेल से परे रखना चाहिए। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा? ये नॉमिनेशन तो हो गई है मेरे ख्याल से, अब फॉर्मेलिटी रह गई है बाकी की, सिर्फ एक नोटिफिकेशन होना है। नोटिफिकेशन हो जाए तो हम ये तवक्को रखेंगे कि ज़का अशरफ साहब जो है बजाय इसके कि वो इसमें पढ़ें कि सेठी साहब की करते रहने थे नारसा और उसमें से कीड़े निकालें, उनको चाहिए कि वो फोकस करें कि आने वाले बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं। अभी यहाँ पर हम तस्का कर रहे थे, एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, चैंपियन ट्रॉफी आ रही है। ये बहुत बड़े इवेंट है क्रिकेट, गेम ऑफ क्रिकेट के। इनके ऊपर फोकस करें, निटी-ग्रिटीज में ना पड़े। और एक और हमने देखा कि जब एक नया चेयरमैन आता है तो फिर वो नीचे डाउन द लाइन नीचे तक उछाड़ पछाड़ सब वो भी करने की जरूरत नहीं है। पीसीबी के जो लोग बहुत अरसे से काम कर रहे हैं उनको अपने उहदों पर काम करने देना चाहिए। लीडरशिप की उनको ज़रूरत होती है कि आप लीडरशिप मुहैया करें। वो मेरे ख्याल से कैपेसिटी सेठी साहब में भी थी, रमीज राजा में भी थी और ज़का अशरफ साहब में भी है। तो उनको लीडरशिप दें ताकि वो गेम ऑफ क्रिकेट के लिए कुछ भलाई का काम कर सकें। यही हमारी मेरे ख्याल से इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और इसको हर चीज़ पर फोकियत दे के गेम ऑफ क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना चाहिए। डिपार्टमेंटल क्रिकेट के रिवाइव करने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? जो कॉरपोरेशन का झगड़ा चल रहा था पुराना, उसका क्या हुआ? ये सारे फैसले अब तय होने चाहिए कि हतमी तौर पे गेम ऑफ क्रिकेट किस तरफ को जाएगी। जो हमारे यहाँ टैलेंट है उसकी कमी नहीं है। कोई दुनिया की तमाम क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज ये मानती हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बेशुमार है। सही। उसको रेगुलेट करना, उसको प्रॉपरली प्रोजेक्ट करना और नेशनल गेम के टेस्ट लेवल पर, वनडे लेवल पर, T20 लेवल पर लेके आना, ये बोर्ड का काम होना चाहिए कि जो जेन्युइन टैलेंट है वो प्रमोट भी हो और टॉप पोजीशन पर भी पहुंचे। हम इस प्रोग्राम की वसातत से ज़का अशरफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप निटी ग्रिटी के झगड़ों में पड़ने की बजाय
आप फोकस कीजिए इन 3 बड़े टूर्नामेंट पर और क्रिकेट खेलने वालों की बहबूद के लिए। सही, और यही होना भी जो है वो चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हर किसी का जो है वो, मेरा ख्याल है जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, देखते हैं और उनका ख्वाब होता है कि वो क्रिकेट में, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्यार जिस खेल को मिला है वो क्रिकेट है। तो मैं तो कहता हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो चाहिए। ये कि अब हमारी नेशनल गेम अगर कोई झट से किसी से पूछे तो वो कहेगा क्रिकेट है। इतनी पॉपुलर हो गई है क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल इसको सियासत की नज़र किसी तौर भी जो है वो नहीं होना चाहिए। जो भी आ रहा है उसको क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम जो है वो करना चाहिए कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट्स जो हैं वो हम ले सकें। अभी भी हमारी टीम के अंदर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं जिनका जो है वो बहुत बड़ा नाम है। यकीनन आपको पता है कि उनके नाम जो हैं वो क्या हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।